सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हम सबके प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। और आज हम पोलराइजेशन के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसमें न्यूमेरिकल और थ्योरेटिकल दोनों क्वेश्चंस होंगे। हम कोशिश करेंगे कि आपको सारे कॉन्सेप्ट्स बताने के साथ साथ न्यूमेरिकल सॉल्व कराया जाए, ताकि आपको रिवीजन में भी आसानी हो, आपको छोटे छोटे क्रूशियल पॉइंट्स भी कवर किए जाएं। आपको एक और बात बतानी है कि पहले वीडियो पर बहुत व्यूज आए, लगभग 60 स्टूडेंट्स ने, ऑन एन एवरेज 60 स्टूडेंट्स ने पूरे वीडियो को देखा है, यानी कंप्लीट एवरेज ये एनालिसिस यूट्यूब खुद करके देता है। ठीक है, लगभग 60 स्टूडेंट्स ने पूरे वीडियो को देखा। बाकी दूसरे वीडियो में लगभग 34 स्टूडेंट्स आए हैं, 34, यानी कि कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो खुद जानबूझकर रेस से धीरे धीरे बाहर हो रहे हैं। तो ये देखने वाली बात होगी कि कितने स्टूडेंट्स कंसिस्टेंट होकर सारे वीडियोस देख लेते हैं, क्योंकि वही अचीव कर पाएंगे एक बहुत ही अच्छा गोल। ठीक है, जो वो एक्सपेक्ट करते हैं और जो वो डिजर्व भी करते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चाहते हैं कि बहुत अच्छा परफॉर्म करें तो ज़रूर पूरे वीडियो को देखने की आदत डालिए। ठीक है, तो इसी उत्साह के साथ आज का वीडियो शुरू करते हैं। चलिए, तो हमारे पास कुछ सेट ऑफ क्वेश्चंस हैं। देखिए, पहला जो है आपका, पोलराइजेशन इज अ फिनोमिना ऑब्जर्व्ड इन। पोलराइजेशन फिनोमिना इज अ फिनोमिना लिखा है। ठीक है, पोलराइजेशन इज अ फिनोमिना ऑब्जर्व्ड इन किस में दिखता है? स्टैंडिंग वेव्स में दिखता है, साउंड वेव्स में दिखता है, ट्रांसवर्स वेव्स ओनली, मतलब सिर्फ और सिर्फ ट्रांसवर्स वेव्स में दिखता है, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स ओनली, सिर्फ और सिर्फ लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में दिखता है। ये चार ऑप्शंस हैं आपके सामने। ठीक, ऑप्शन आप आंसर भी जानते हैं, ऑब्वियस सी बात है कि पोलराइजेशन आपको सिर्फ और सिर्फ ट्रांसवर्स वेव्स में दिखता है। ठीक, अगर आपको नहीं पता है तो क्वेश्चन नोट डाउन कीजिए। मैं आपको बताता हूँ कि आपका एक बहुत बेसिक सा एक्सपेरिमेंट है, बहुत बेसिक सा एक्सपेरिमेंट है, उसी के थ्रू आप जान सकते हैं कि पोलराइजेशन जो है वो फिनोमिना आपको ट्रांसवर्स वेव्स में ही मिलेगा। ठीक है, आइए देखते हैं, इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। देखिए, जो आपका एक्सपेरिमेंट है बहुत आसान है। आप एक कार्डबोर्ड ले लीजिए, उस कार्डबोर्ड में एक चौड़ा सा पिन बना लीजिए, एक चौड़ा सा होल बना लीजिए। ठीक है, चौड़ा सा होल बना लीजिए, इतना चौड़ा कि एक आपके पास जो एक सैंपल वाली रस्सी है, वो रस्सी जो है थोड़ी सी भारी होनी चाहिए, ताकि उसमें आप अच्छे से वेव्स बना सकें। ठीक है, इतनी भारी होनी चाहिए। और थोड़ा सा इसको इतना इतना चौड़ा कीजिए। ठीक, और अब यहाँ पर रस्सी को बांध दीजिए और एक एंड जो है इसका फ्री रखिए, एक एंड फ्री रखिए रस्सी का। अब इस रस्सी में आप जब वेव्स बनाएंगे ऐसे करके, तो ये वेव्स कैसी होंगी? ये वेव्स होंगी ट्रांसवर्स वेव्स। ये वेव्स कैसी होंगी? ट्रांसवर्स वेव। ठीक है, क्यों? कारण क्या है ट्रांसवर्स वेव्स है ये? देखिए, रस्सी के जो पार्टिकल्स हैं, रस्सी का ये पार्टिकल नीचे की ओर है, ये पार्टिकल ऊपर की ओर है, ये पार्टिकल नीचे की ओर। पार्टिकल्स का डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है? ऊपर नीचे की। लेकिन आपने रस्सी में जो एनर्जी दी थी वो इस कोने दी थी। आप पकड़ेंगे कहाँ? आप यहाँ पकड़ेंगे। ठीक है, आप यहाँ पकड़ेंगे, और यहाँ से जो आप एनर्जी दे रहे हैं वो एनर्जी का प्रोपगेशन किधर हो रहा है? आपके वेव्स के जो पार्टिकल्स हैं, पार्टिकल के वाइब्रेशन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। यानी प्रोपगेशन और वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल, ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। तो ये कौन सी वेव हो गई? ये आपकी ट्रांसवर्स वेव हो गई।
तो रस्सी में कौन सी वेव जनरेट होगी? ट्रांसवर्स वेव जनरेट होगी। ठीक, ये बात क्लियर होगी। अब देखिए आपको करना क्या है, आप इस रस्सी से सारे पॉसिबल डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशंस पैदा कर सकते हैं। जैसे आप इस रस्सी से एक तो ये भी पैदा कर सकते हैं, ये वाली, ठीक, आप एक वाइब्रेशन पैदा कर सकते हैं ऐसा, ऐसा वाइब्रेशन, ऐसे करके आप ऐसे ऐसे वाइब्रेट कीजिए, ऐसा वाइब्रेशन जाएगा। ठीक है, आप इस डायरेक्शन में भी कर सकते हैं, ऐसे ऐसे जाएगा। ठीक है, नॉट सो परपेंडिकुलर, ऐसे ऑब्लिक। ठीक है, आप कोई सा भी डायरेक्शन में आप इसके वाइब्रेशन को जनरेट कर सकते हैं, लेकिन आपको इस साइड, रस्सी के इस साइड किस तरह के वाइब्रेशंस मिलेंगे? आपको हमेशा इधर आप कुछ भी कर सकते हैं, आप चाहे ऐसे करें, ठीक है, आप चाहे ऐसे करें या ऑब्लिक कर दें, कैसे भी कर दें, लेकिन इधर इधर, ठीक है, आपको हमेशा इसी तरह का वाइब्रेशन मिलेगा। ठीक है, बहुत बेसिक है, क्लास 11th में बेसिक बुक्स में ये पढ़ाया जाता है। आपको बताया जाता है कि पोलराइजेशन किस तरीके का होता है, ऐसा ही फिनोमिना। आप कुछ भी इधर पैदा कीजिएगा, आपको मिलेगा तो ऐसा मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। ठीक है, यानी कि आपके सारे कंपोनेंट्स में से एक ही कंपोनेंट फिल्टर आउट हो रहा है। वो कंपोनेंट कैसा है? वो कंपोनेंट कैसा है जो इस एक्सिस में, इस ये जो आप देख रहे हो होल है, इस होल की जो एक्सिस है उसके अलोंग जो कंपोनेंट बन रहा है वही पास हो रहा है, बाकी कुछ पास नहीं हो रहा है। बेसिकली पोलराइजेशन इसी को कहते हैं। ठीक है, देखिए ये कौन दिखा रहा है? वही वेव्स दिखाएंगी जो ट्रांसवर्स नेचर की होंगी। अगर लॉन्गिट्यूडनल नेचर की होंगी तो क्या होगा? लॉन्गिट्यूडनल नेचर में क्या होगा कि वेव्स टू एंड फ्रो मोशन करेंगे ऐसे, और ऐसे मोशन में ये इस होल से पास कर जाएगा पूरा का पूरा। आपको क्या चाहिए? पोलराइजेशन कहता है कि आपको सारे कंपोनेंट्स में से एक कंपोनेंट चाहिए, एक डायरेक्शन वाला कंपोनेंट चाहिए। ठीक है, लेकिन जब आप ऐसे वाइब्रेशन होगा, ठीक है, तो ये पूरा का पूरा पास होगा, इसमें यूनि डायरेक्शन की बात होगी ही नहीं। ओके, तो इसका मतलब आपका पोलराइजेशन कहाँ दिखेगा? सिर्फ और सिर्फ ट्रांसवर्स वेव में। पूछेंगे साउंड वेव्स में पोलराइजेशन दिखेगा? नहीं दिखेगा। ठीक है, पूछेंगे कि पानी के अंदर जो वेव चलती है, पानी के अंदर जो वेव चलती हैं उसमें पोलराइजेशन दिखेगा? नहीं दिखेगा। स्प्रिंग से जनरेट हुई वेव्स में पोलराइजेशन दिखेगा? नहीं दिखेगा। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में पोलराइजेशन दिखेगा? जी हाँ दिखेगा। क्यों दिखेगा? क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ट्रांसवर्स इन नेचर होती है। ठीक है, ठीक है, चलिए आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन बोल रहा है The critical angle of light in a certain substance is 45 डिग्री। कोई सब्सटेंस है उसमें क्रिटिकल एंगल 45 डिग्री है। हमको सेटअप पे नहीं जाना है कि कौन रेयरर है कौन डेंसर है, कोई मतलब नहीं है। ठीक है, सब्सटेंस है उसके लिए क्रिटिकल एंगल 45 डिग्री है। बोल रहा है कि उसी के लिए द पोलराइजिंग एंगल इज, ठीक है, आपका अगर क्रिटिकल एंगल 45 डिग्री है तो पोलराइजिंग एंगल क्या होगा। ठीक है, एक बार आपको याद दिलाते हैं क्रिटिकल एंगल क्या होता है। आप लाइट इंसिडेंट कराते हैं जब, ये रेयरर मीडियम है, ये डेंसर मीडियम है, नहीं ये डेंसर है और ये रेयरर मीडियम है। ठीक है, तो जब लाइट इंसिडेंट करती है तो लाइट इंसिडेंट करते समय एक ऐसा पर्टिकुलर एंगल आता है, जब इंसिडेंट लाइट जब होती है तो रिफ्लेक्शन जो रिफ्रैक्शन होता है या ट्रांसमिशन होता है उसका एंगल हो जाता है 90 डिग्री। इससे अधिक इंसिडेंट एंगल अगर आप कर देंगे, मान लीजिए इसको आप IC कह देते हैं, तो इससे अधिक आप इंसिडेंट एंगल कर देंगे तो लाइट क्या होगी, वो रिफ्लेक्ट होने लगेगी, ट्रांसमिशन उसका नहीं होगा। ठीक है, तो ये जो पर्टिकुलर एंगल है जिस पर लाइट 90 डिग्री पर निकल जा रही है, उसका रिफ्रैक्शन 90 डिग्री पर हो रहा है, उसे हम कह रहे हैं क्रिटिकल एंगल। फॉर्मूला क्या होता है?
क्रिटिकल एंगल के लिए फॉर्मूला होता है म्यू इज इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन आई सी। ठीक है, म्यू इज इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन आई सी। ठीक है, अब देखिए आपका पोलराइजिंग एंगल की क्या कहानी है। पोलराइजिंग एंगल ये एंगल है, मान लीजिए आप एक नॉर्मल लाइट इंसिडेंट, एक अनपोलराइज्ड लाइट इंसिडेंट कराते हैं। ठीक है, तो इसका कुछ पोर्शन जो है रिफ्रैक्शन होगा यानी ट्रांसमिशन होगा, और कुछ क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा। ये ट्रांसमिटेड कंपोनेंट्स होंगे और ये रिफ्लेक्टेड कंपोनेंट्स होंगे। ये इंसिडेंट हुआ। ठीक, अब एक ऐसा एंगल आई पी बोलते हैं पोलराइजिंग एंगल। एक ऐसा एंगल पोलराइजिंग एंगल जिसमें जो आपका रिफ्लेक्टेड कंपोनेंट है ये प्लेन पोलराइज्ड हो जाए। ठीक है, प्लेन पोलराइज्ड हो जाए तो आप इस एंगल को क्या कहते हैं, इस एंगल को आप बोलते हैं पोलराइजिंग एंगल या ब्रूस्टर्स एंगल। ब्रूस्टर्स एंगल में क्या होती है कहानी, आपकी होती है म्यू इज इक्वल्स टू tan आई पी। ठीक है, सीधे फॉर्मूले की बात है, म्यू इज इक्वल्स टू tan आई पी। ठीक, एक और चीज है कि जो आपका रिफ्लेक्टेड और ट्रांसमिटेड कंपोनेंट है, ये जो है इनके बीच का जो एंगल होता है ब्रूस्टर्स एंगल के टाइम, जब आप ब्रूस्टर्स एंगल पे इंसिडेंट कराएंगे लाइट, तो रिफ्लेक्टेड और ट्रांसमिटेड कंपोनेंट्स के बीच का एंगल कितना होता है, 90 डिग्री। ठीक है, तो ब्रूस्टर्स एंगल में आपको इतना तो याद रखना है पोलराइजेशन में। ठीक है, एक ये फॉर्मूला और ये चीज कि जो आपका रिफ्लेक्टेड कंपोनेंट है और ट्रांसमिटेड कंपोनेंट है, अगर लाइट ब्रूस्टर्स एंगल पर पड़ रही है तो रिफ्लेक्टेड कंपोनेंट और ट्रांसमिटेड कंपोनेंट के बीच का एंगल 90 डिग्री। ठीक है, तो ये दोनों फॉर्मूले को यूज करके हम ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए कैसे। आपका दिया है क्रिटिकल एंगल 45 डिग्री, यानी कि साइन आईसी जो है 45 डिग्री दिया है, तो म्यू आप निकाल सकते हैं। म्यू क्या होगा, देखिए म्यू क्या होगा आपका, म्यू इज इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन आईसी या 1 अपॉन साइन 45 डिग्री। साइन 45 डिग्री की वैल्यू 1 अपॉन अंडर रूट 2। यहां से म्यू क्या आ जाएगा, अंडर रूट 2। ठीक है, तो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना हो गया, अंडर रूट 2। अब आप जानते हैं म्यू इज इक्वल्स टू tan आई पी। ठीक है, तो म्यू इज इक्वल्स टू tan आई पी, यानी tan आई पी इज इक्वल्स टू अंडर रूट 2, यानी आई पी कितना हो जाएगा, tan इनवर्स अंडर रूट 2। तो आपका जो पोलराइजिंग एंगल हो गया वो कितना हो गया, tan इनवर्स अंडर रूट 2। ठीक है, बहुत आसान है। होपफुली आपको मैंने एक्सप्लेन इसलिए किया ताकि आपका रिवीजन हो जाए। ठीक है, जिन्हें पता है उनके लिए ये 1 सेकेंड का क्वेश्चन। ठीक है, इसे भी नोट डाउन कीजिए। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए देखिए, आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमिना इज नॉट कंसर्न्ड विद द प्रोडक्शन ऑफ पोलराइज्ड लाइट। इनमें से कौन सा फिनोमिना पोलराइज्ड लाइट के प्रोडक्शन के लिए कंसर्न नहीं है, यानी यूज नहीं होता है। तो देखिए कौन कौन से ऑप्शंस है आपके पास, डिस्पर्शन है, डबल रिफ्रैक्शन है, स्कैटरिंग है और ब्रूस्टर्स लॉ है। ठीक, लेक्चर में नोट्स में क्लियरली मेंशन है कि पोलराइज्ड लाइट को प्रोड्यूस करने के लिए आप बहुत सारे तरीके अपनाते हैं, पर उसमें देखिए डबल रिफ्रैक्शन, ई रे ओ रे आता है। ब्रूस्टर्स लॉ अभी हमने यूज किया है ना, ब्रूस्टर्स लॉ अभी हमने दिखाया कि ब्रूस्टर्स लॉ से कैसे होता है। यूजिंग पोलराइजर भी होता है, स्कैटरिंग के थ्रू भी हमने पढ़ा था, हालांकि थोड़ा सा ही पढ़ा था, बहुत ज्यादा आपको जानना नहीं है। डिस्पर्शन के थ्रू नहीं पढ़ा था। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, डिस्पर्शन। इसमें कोई लॉजिक नहीं है, आप नहीं प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो ये फैक्ट है। ठीक है, ये फैक्ट है कि आप नहीं प्रोड्यूस कर सकते डिस्पर्शन के थ्रू। ठीक है, चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए और नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग तुरंत ही। अ ट्रांसपेरेंट थिन प्लेट ऑफ पोलराइड is placed on another similar plate with angle between their axis 30 degree।
क्या कह रहा है कि एक ट्रांसपेरेंट थिन प्लेट ऑफ पोलराइड है, यानी एक पोलराइड है, एक पोलराइड है आपका, मान लीजिए ये इसका ट्रांसमिशन एक्सिस है, ठीक है। बोल रहा है कि इसको प्लेस किया गया है अनदर सिमिलर प्लेट विद एंगल बिटवीन देयर एक्सिस 30 डिग्री। इसी के जस्ट बगल में ही एक और पोलराइड रख दिया गया है जिसका जो एंगल है इसके ट्रांसमिशन एक्सिस से 30 डिग्री पर है, ठीक है। तो देखिए इसका ये है और इसका मैंने ऐसा बना दिया, इसको मान लिया 30 डिग्री, ठीक है। ये हो गया आपका। अब बोल रहा है कि द रेशियो ऑफ इंटेंसिटीज ऑफ इमर्जेंट लाइट टू द इंसिडेंट लाइट इज, ठीक है। यानी कि मान लीजिए अगर आप लाइट इंसिडेंट कराते हैं, इसकी इंटेंसिटी आई नॉट है, तो लाइट पहले इस पोलराइजर से पास होगी, फिर इससे ट्रांसमिट होगी, इस पे इंसिडेंट होगी, ठीक है। और यहां से फिर आगे पास होगी, ठीक है। पास होने के बाद मान लीजिए इसकी इंटेंसिटी आई है, ठीक। तो क्या कह रहा है, रेशियो ऑफ इंटेंसिटीज ऑफ इमर्जेंट लाइट टू द इंसिडेंट लाइट, यानी कि आई अपॉन आई नॉट आपको जानना है, ठीक है। आई अपॉन आई नॉट आपको जानना है। इसके लिए आप डायरेक्ट फॉर्मूला भी जानते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला भी जानते हैं। क्या होता है, I इज इक्वल्स टू आई नॉट बाई 2 कॉस स्क्वायर थीटा। सेम फॉर्मूला है आपके इसी फिनोमिना के लिए, ठीक है, जब आपके पास पोलराइजर और एनालाइजर हो, ठीक। तो क्या आप लिख सकते हैं यहां से, I इज इक्वल्स टू आई अपॉन आई नॉट कर देते हैं, ठीक है। आई अपॉन आई नॉट इज इक्वल्स टू 1/2 कॉस स्क्वायर थीटा, 1/2 कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, और 30 डिग्री की वैल्यू √3/2, तो इसको लिख सकते हैं 3/4, ठीक है। डायरेक्ट कर दे रहे हैं तो 3/4 हो जाएगा, ये आ जाएगा 3/8, ठीक। तो आपका रेशियो कितना आ गया, 3:8 आ गया, ठीक है। 3:8 रेशियो आ गया। कहाँ गया, ये, ठीक है। थोड़ा सा और एक्सप्लेन करते हैं इसको, जिन्हें ये चीज समझ में आ गई तो ठीक है, थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं, बताते हैं क्या बात है। नोट डाउन कर लीजिएगा इसको, ओके। देखिए, जब लाइट यहां से इंसिडेंट की तो पहले पोलराइजर से जब पास करेगी तो यहां पर लाइट की इंटेंसिटी कितनी होगी। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन नहीं है अभी, तो नहीं डाउट, डिस्कशन नहीं किया है, ठीक है, नहीं किया है आपका शायद। देखिए, लाइट जब यहां से पास करेगी तो इसकी इंटेंसिटी होती है आई नॉट बाई 2, ठीक है। आई नॉट बाई 2 होती है इस लाइट की इंटेंसिटी, ठीक। कैसे होती है, कैसे होती है, आइए देखिए, देखते हैं। जो इंटेंसिटी है अनपोलराइज्ड लाइट की वो है आई नॉट, और अनपोलराइज्ड लाइट को हम डिस्कस कैसे रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, दो इलेक्ट्रिक वेक्टर्स हैं जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर वाइब्रेट कर रहे हैं, इससे आप अनपोलराइज्ड लाइट को दिखा सकते हैं, ठीक है। अनपोलराइज्ड लाइट में आपके सारे कंपोनेंट्स होते हैं, ये है, ये है, ये है, ठीक है, सारे कंपोनेंट्स हैं। पर आप इन सारे कंपोनेंट्स को रिजॉल्व कर सकते हैं और आप बना सकते हैं कि इसको आप सिर्फ दो कंपोनेंट्स में दिखा सकें जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, ठीक। अब देखिए, अब आपका ये अनपोलराइज्ड लाइट कैसा हो गया, एक ऐसा कंपोनेंट हो गया और एक कंपोनेंट ऐसा हो गया, ठीक। इधर पास क्या करेगा, पोलराइजर की एक्सिस कैसी है, वर्टिकल है, तो वर्टिकल वाला कंपोनेंट पास कर जाएगा, हॉरिजॉन्टल वाला कंपोनेंट रुक जाएगा। तो यहां पर कौन से कंपोनेंट आएंगे, सिर्फ और सिर्फ ये वाले, ठीक है। कितने कंपोनेंट रिड्यूस हो गए, आधे, ठीक है। दो थे, अब एक बचा, कितने कंपोनेंट रिड्यूस हो गए, आधे। यानी कि अगर 100 फोटॉन्स जा रहे थे, आप बेसिकली समझिए 100 फोटॉन्स जा रहे थे, तो 50 रुक गए और 50 चले गए, तो इंटेंसिटी कितनी हो गई, ठीक है। इंटेंसिटी यहां कितनी हो गई, आई नॉट बाई 2, ठीक है, आई नॉट बाई 2। अब देखिए यहां पर क्या होगा, यहां पर एंगल है, एंगल है, तो इस एंगल के कंपोनेंट की वजह से,
ठीक है, ये आएगा आई नॉट बाई टू। इस एंगल के कंपोनेंट की वजह से कौन सा टर्म आता है, कॉस स्क्वायर थीटा वाला। मेलस का लॉ है, मैंने डिस्कस किया है, इसका भी लिंक मैं आपको दे दूंगा। इनफैक्ट आप पोलराइजेशन के पूरे वीडियो प्लेलिस्ट को ही देख सकते हैं, जिसमें मैंने ये सारी चीज़ें डिस्कस की हुई हैं। ठीक है, बार बार कई बार डिस्कस किया है, क्वेश्चंस भी कराए हैं, तो उससे आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। ठीक, तो इसलिए हम देख सकते हैं कि ये आई नॉट बाई टू और यहाँ पर क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा का फैक्टर आएगा, तो टोटल आएगा आपका आई इज इक्वल्स टू आई नॉट बाई टू कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, चलिए अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है एन अनपोलराइज्ड बीम इज इंसिडेंट at an angle 60 degree on a glass plate and after reflection it is linearly polarized। ठीक है, क्या बोल रहा है, एक अनपोलराइज्ड बीम है, क्या हो रहा है, इंसिडेंट कर रहा है 60 डिग्री पर, 60 डिग्री पर इंसिडेंट कर रहा है, किस पर, एक ग्लास प्लेट पर, और रिफ्लेक्शन के बाद क्या हो रहा है, ये लीनियरली पोलराइज हो जा रहा है। देखिए हम बना रहे हैं, मान लीजिए ग्लास प्लेट था आपका, ठीक है, ग्लास प्लेट इतना मोटा मान लीजिए। अब क्या हो रहा है, लाइट गिर रही है, कितने पर, 60 डिग्री पर, ठीक है, 60 डिग्री पर गिर रही है। और जो रिफ्लेक्ट लाइट है वो क्या है, प्लेन पोलराइज्ड है। ठीक है, लिनियरली पोलराइज्ड या प्लेन पोलराइज्ड, कि एक ही प्लेन में। ठीक, अब देखिए द अप्रोक्सीमेट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास प्लेट इज, इस ग्लास प्लेट का अप्रोक्सीमेट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट और डायरेक्ट ब्रूस्टर्स लॉ लगाना है, म्यू इज इक्वल्स टू tan IP। ठीक है, म्यू इज इक्वल्स टू tan IP। आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास प्लेट का जान जाएंगे, tan ऑफ 60 डिग्री, 60 डिग्री की वैल्यू √3 tan √3। ठीक, और √3 होती है 1.7 के आसपास। ठीक है, तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, 1.7। ठीक है, तो इस तरीके से आप सिर्फ और सिर्फ tan IP लगाकर इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला भी ब्रूस्टर्स एंगल पर ही है। इन ब्रूस्टर्स पोलराइजेशन द एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड वेव इज, अभी आपको बताया है, अगर यहाँ रिफ्लेक्ट हुआ है तो जो रिफ्रैक्ट होगी वेव उसके बीच का एंगल कितना होगा, 90 डिग्री होगा। ठीक है, तो ये भी आपका ऑप्शन 90 डिग्री आपको मिल जा रहा है। ठीक है, तो इसमें लगभग हमने ब्रूस्टर्स एंगल पर ही और ब्रूस्टर्स लॉ पर ही लगभग क्वेश्चंस किए हैं। अभी कुछ और क्वेश्चंस हम लोग करते हैं। ठीक है, आप नोट कर लीजिए, फिर हम लोग कुछ और क्वेश्चंस करते हैं। चलिए कुछ और क्वेश्चंस आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हेन अ लाइट रे इन एयर इज इंसिडेंट ऑन ग्लास एट 57 डिग्री। अगर लाइट रे है, एयर से ग्लास में एंटर कर रही है 57 डिग्री पर, द रिफ्लेक्टेड रे इज कंप्लीटली पोलराइज्ड। अगर लाइट रे एयर से ग्लास में इंसिडेंट कर रही है, 57 डिग्री इंसिडेंट एंगल है, तो जो रे रिफ्लेक्ट कर रही है वो कंप्लीटली पोलराइज्ड है। इसका मतलब ये क्या है, ये एंगल क्या है, ये एंगल आपका एयर ग्लास के लिए ब्रूस्टर्स एंगल या पोलराइजिंग एंगल है। ठीक है, अब बोल रहा है कि इफ द रे इन एयर इंसिडेंट ऑन वाटर एट थीटा डिग्री एंड द रिफ्लेक्टेड रे इज कंप्लीटली पोलराइज्ड, देन, मतलब बोल रहा है कि अगर अब रे कहां से गिर रही है, एयर से वाटर में आ रही है। ठीक है, एयर से वाटर में आ रही है और इस केस में थीटा डिग्री पर इंसिडेंट कर रही है। ठीक है, इस केस में भी जो रिफ्लेक्टेड रे है वो कंप्लीटली पोलराइज्ड है, तो थीटा क्या होगा। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है, ये थीटा भी आपका ब्रूस्टर्स एंगल है, किसके लिए, ये थीटा आपका ब्रूस्टर्स एंगल है वाटर, एयर और वाटर के सरफेस के लिए। ठीक है, इसमें क्या दिया हुआ है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज लेस देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। ठीक है, क्वेश्चन आपको समझ में आ गया।
अब चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्या चीज़ इसमें हमको समझना है, ठीक है, क्या समझना है, कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। क्योंकि ब्रूस्टर्स एंगल दिया हुआ है इसलिए हम लोग म्यू इज इक्वल्स टू 10 IP यूज करते हैं और देखते हैं क्या होगा। मान लीजिए आप वाटर के लिए लिखते हैं तो म्यू इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1057 डिग्री, ठीक है, म्यू वाटर। और अगर आप फिर लिखें म्यू ऑफ ग्लास, नहीं म्यू ऑफ ग्लास, ठीक है, म्यू ऑफ ग्लास, ग्लास के लिए है 57 डिग्री। और वाटर के लिए लिखना होगा तो क्या लिखेंगे, म्यू ऑफ वाटर इज इक्वल्स टू 10 थीटा डिग्री, ठीक है, म्यू इज इक्वल्स टू 10 IP से, ठीक है। अगर आप क्या कीजिए, इसको आप डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड कर देंगे तो क्या मिल जाएगा आपको, यहां मिटा कर लिखते हैं, देखिएगा डिवाइड करेंगे तो आपका tan थीटा अपॉन 1057, ठीक है, tan थीटा अपॉन 1057 इज इक्वल्स टू म्यू वाटर, हाँ म्यू वाटर अपॉन म्यू ग्लास, ठीक है, म्यू वाटर अपॉन म्यू ग्लास, ठीक है, म्यू वाटर अपॉन म्यू ग्लास। अब देखिए म्यू वाटर अपॉन म्यू ग्लास, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर ग्लास से कम है, इसका मतलब ये क्वांटिटी लेस देन 1 है, ठीक है, ये क्वांटिटी लेस देन 1 है, यानी कि tan थीटा लेस देन 1057 डिग्री, ठीक है, tan थीटा, इसको नोट डाउन कर लीजिए, मैं इसे मिटा देता हूं तब आपको बताता हूं, ठीक है, इसे नोट डाउन कर लीजिए। देखिएगा अभी क्या आ रहा है आपका, आपने क्या क्या लिखा, म्यू ग्लास इज इक्वल्स टू 1057 डिग्री, म्यू वाटर इज इक्वल्स टू tan थीटा, implies that tan theta upon 1057 degree is equals to mu water upon mu glass, जो कि 1 से छोटा होगा, ठीक है। यहां से क्या रिजल्ट आएगा, tan थीटा जो होता है लेस देन 1057 डिग्री होता है, ठीक, tan थीटा लेस देन 1057 डिग्री आ रहा है। अब tan का बिहेवियर कैसा है, tan डिक्रीज कर रहा है या इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, ये देखना पड़ेगा। जैसे cos क्या है, cos क्या होता है, 0 पर 1 होता है लेकिन 90 डिग्री पर 0 हो जाता है, ठीक है। तो लेकिन tan का क्या क्या बिहेवियर है, tan का जो बिहेवियर है वो इंक्रीजिंग बिहेवियर है, ठीक है, इस तरीके का tan का ग्राफ होता है, ठीक, ये है आपका 0 डिग्री और 90 पे जाके क्या हो जाता है, इनफाइनाइट हो जाता है, यानी कि 0 डिग्री से जैसे जैसे एंगल बढ़ाते जाएंगे ये बढ़ता जाएगा, एंगल घटाएंगे तो घटता जाएगा, यानी tan की वैल्यू जो है, tan की वैल्यू अगर ये tan ऑफ 57 डिग्री tan थीटा से बड़ा है, यानी कि थीटा क्या होगा, थीटा लेस देन होगा 57। क्यों, क्योंकि बड़े एंगल के लिए बड़ी वैल्यू आएगी, tan 57 के लिए क्या आएगी, tan थीटा से बड़ी वैल्यू आएगी, क्योंकि tan इंक्रीजिंग फंक्शन है। बात समझ में आ गई ना। तो इस ग्राफ से, अगर आपको ये ग्राफ नहीं भी पता है तो भी आपको वैल्यूज पता है, पर इस ग्राफ से आपको क्लियर है कि थीटा जो है लेस देन 57 डिग्री होगा, तभी tan थीटा लेस देन 1057 होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एक आपका ऑप्शन था थीटा लेस देन 57 डिग्री और यही आपका सही ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, इसे नोट डाउन कर लीजिए। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, ठीक, इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन थियोरेटिकल क्वेश्चन है, देखते हैं क्या है ये। लिखा है द करेक्ट स्टेटमेंट इज, करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है, ब्रूस्टर्स एंगल इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेवलेंथ, ब्रूस्टर एंगल इज डिपेंडेंट ऑफ वेवलेंथ, ब्रूस्टर एंगल इज इंडिपेंडेंट ऑफ नेचर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, और चौथा ऑप्शन जो है डिपेंडेंट ऑन द नेचर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस। बेसिकली इंडिपेंडेंसी और डिपेंडेंसी पूछा है, पहला वेवलेंथ के साथ और दूसरा नेचर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस के साथ, ठीक। अब ब्रूस्टर्स एंगल क्या है, ब्रूस्टर्स एंगल है म्यू इज इक्वल्स टू 10 IP, म्यू इज इक्वल्स टू 10 IP, म्यू इज इक्वल्स टू 10
आईपी है, ठीक है, आईपी ब्रूस्टर्स एंगल है tan इनवर्स म्यू, ठीक है, tan इनवर्स म्यू। अब ये चीज किस पे डिपेंड कर रही है, आईपी किस पे डिपेंड कर रहा है? क्या यहाँ नेचर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस का, रिफ्लेक्टिंग सरफेस का कोई टर्म है? नहीं है। क्या यहाँ वेवलेंथ का कोई टर्म है? नहीं है। तो यहाँ तो कोई ऑप्शन सही नहीं लग रहा है, कोई ऑप्शन सही नहीं लग रहा है। यहाँ पर तो म्यू है, म्यू क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ठीक है, म्यू क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। कह रहे हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है ये आपका इसमें तो दिया नहीं है, वेवलेंथ दिया है और नेचर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस दिया है, ठीक है। नेचर मतलब खुरदुरा है, कैसा है ना। ऐसा भी हो सकता है कि वो सरफेस रफ हो, ठीक है, ऐसा भी सरफेस हो सकता है एकदम स्मूथ हो, पॉलिश्ड हो, वो है नेचर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस। मटेरियल नहीं कह रहा है, ठीक है, इसमें भी कंफ्यूज नहीं होना है। मटेरियल नहीं कह रहा है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस का नेचर कह रहा है, ठीक। अगर मटेरियल कहता तो म्यू लगा देते डायरेक्ट, पर मटेरियल नहीं है, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ठीक। अब देखिए आप क्या जानते हैं, म्यू क्या होता है? म्यू जो होता है वो लैम्डा का फंक्शन होता है, वेवलेंथ का फंक्शन होता है, ठीक है। आपको हमने एक पहले भी बताया है, एक बहुत ही फेमस फॉर्मूला है जहां से आप म्यू का रिलेशन देखते हैं। वैसे बहुत सारे फॉर्मूले हैं, ठीक है, बहुत सारे फॉर्मूले हैं, पर एक बेसिक फॉर्मूला आप लोग पढ़ते हैं, म्यू इज इक्वल्स टू a प्लस बी अपॉन लैम्डा स्क्वायर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल्स टू a प्लस बी अपॉन लैम्डा स्क्वायर। देखिए जिसका लैम्डा अधिक उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम, जिसका लैम्डा कम उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा, ठीक है। तो ये रिलेशन आपको पता है, आपने कई बार पढ़ रखा है, क्लास 11 12 में भी पढ़ा है। तो यहां से आप देख रहे हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो वेवलेंथ का फंक्शन है, इसका मतलब कि आईपी भी किसका फंक्शन होगा? वेवलेंथ का फंक्शन होगा। तो यहाँ क्या होगा? ब्रूस्टर्स एंगल इज डिपेंडेंट ऑन वेवलेंथ ऑफ लाइट, ये ऑप्शन आपका सही होगा, ठीक है। नोट डाउन कर लीजिए, रीजन लिख लीजिए और फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए जो आपका अगला क्वेश्चन है ये कह रहा है कि द पोलराइजर एंड एनालाइजर आर इंक्लाइंड एट 60 डिग्री। पोलराइजर और एनालाइजर 60 डिग्री पर इंक्लाइंड है, यानी दोनों के जो ट्रांसमिशन एक्सिस है उनके बीच का एंगल कितना है? 60 डिग्री है, ठीक है। द इंटेंसिटी ऑफ इमर्जेंट लाइट इज आई, देन द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट इज। अगर इमर्जेंट लाइट की इंटेंसिटी आई है तो इंसिडेंट लाइट की इंटेंसिटी क्या होगी? बहुत सिंपल है, आप बेसिकली फॉर्मूला लगाइए, I इज इक्वल्स टू आई नॉट बाई 2 कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, आई नॉट बाई 2 कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए इन दोनों के ट्रांसमिशन एक्सिस के बीच में एंगल कितना है? ये अगर ये है तो दूसरा कितना है? 60 डिग्री रोटेटेड है, तो इन दोनों के बीच में कितना डिग्री एंगल है? 60 डिग्री। तो आ जाएगा आपका आई नॉट, आपको पता करना है, ट्रांसमिटेड तो रिजल्टेंट है वो आपको पता है आई है, तो आई नॉट क्या हो जाएगा? आई नॉट हो जाएगा 2i अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, 2i अपॉन कॉस स्क्वायर 60 डिग्री, और कॉस 60 डिग्री 1/2, तो कॉस स्क्वायर 60 डिग्री 1/4, ये आ जाएगा 2i इंटू 4 यानी 8i, ठीक है। कितना आ गया? 8i, ये आपका आंसर है, ठीक है, बहुत आसान था। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। कह रहा है, क्वेश्चन पढ़िएगा, क्वेश्चन पढ़िएगा, कह रहा है कि टू निकोल प्रिज्म्स आर फर्स्ट क्रॉस्ड, देन वन ऑफ देम इज रोटेटेड थ्रू 60 डिग्री, ठीक है। द परसेंटेज ऑफ इमर्जेंट लाइट इज, ठीक है। अगर आपने डायरेक्ट देखा कि 360 डिग्री दिया है, परसेंटेज ऑफ इमर्जेंट लाइट पूछा है, तो गलत हो जाएगा, ठीक है, तो गलत हो जाएगा। आपको क्या देखना है? पहला लाइन जो है इसमें बस क्रूशियल है थोड़ा, कह रहा है टू निकोल प्रिज्म्स आर फर्स्ट क्रॉस्ड। आप जानते हैं निकोल प्रिज्म को भी आप पोलराइजर एनालाइजर की तरह यूज कर सकते हैं, ठीक है। निकोल प्रिज्म क्या होता है ये आप वीडियो में देख सकते हैं, मेरी प्लेलिस्ट में जाइएगा, पोलराइजेशन पर प्लेलिस्ट है, उसमें निकोल प्रिज्म पूरी अच्छे तरीके से डिस्कस्ड है।
ठीक है। निकोल प्रिज्म एज पोलराइजर एनालाइजर भी डिस्कस्ड है, ठीक है ना। चलिए अब देखते हैं, टू निकोल प्रिज्म्स आर फर्स्ट क्रॉस्ड, यानी कि पहली जो कंडीशन दी है कि एक निकोल प्रिज्म है, अब निकोल प्रिज्म को भी पोलराइजर की तरह यूज बना रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि ये पोलराइजर की तरह यूज हो रहा है, ठीक है। फर्स्ट दे आर क्रॉस्ड, यानी कि पहले इनके बीच में 90 डिग्री का एंगल, क्रॉस्ड मतलब 90 डिग्री का एंगल, क्रॉस, ठीक है। अब देखिए, देन वन ऑफ देम इज रोटेटेड थ्रू 60 डिग्री, ठीक। एक ऐसे है, दूसरा ऐसे है, अब इसको हमने 60 डिग्री रोटेट कर दिया, तो ये क्या कंडीशन हो गई, क्या कंडीशन बन गई, ऐसी कुछ बन गई, 60 डिग्री रोटेट कर दिया तो ऐसा बन गया, ठीक है। अगर हमने रोटेशन ऐसे 60 डिग्री किया है तो ये एंगल कितना हो गया, 30 डिग्री, क्लियरली ये एंगल कितना हो गया, 30 डिग्री हो गया, यानी कि इस केस में आपका जो थीटा है वो कितना है, 30 डिग्री, बस इसमें आपको इतना ही जानना था, इसके अलावा सब आप जानते हैं, ठीक। क्या बोल रहा है, देन परसेंटेज ऑफ इमरजेंट लाइट इज, मान लीजिए इंसिडेंट करने वाली लाइट आई नॉट है, तो इमरजेंट लाइट क्या हो जाएगी, आई इज इक्वल्स टू आई नॉट बाई 2 कॉस स्क्वायर थीटा, आई नॉट बाई 2 कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, ठीक है। और 30 डिग्री कॉस 30 रूट 3 बाई 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3/8 आई नॉट, ठीक है। हमने ऐसा क्वेश्चन भी किया है, 3:8 रेशियो आ रहा है, ठीक है, अभी रिसेंटली किया है, 3:8 का रेशियो आ रहा था, है ना। तो देखिए 3/8 आई नॉट, परसेंटेज निकालने के लिए आई अपॉन आई नॉट इंटू 100 इज इक्वल्स टू 3/8 इंटू 100, क्या आ जाएगा आपका, डिवाइड करेंगे तो 37.5%, ठीक है, 37.5%, ये आपका आंसर, ठीक है, नोट डाउन कीजिए। चलिए देखिए, अगला आपका जो क्वेश्चन है वो है कि फॉर टू पैरेलल पोलराइजर्स, यानी दो पैरेलल पोलराइजर्स हैं, द इमरजेंट लाइट इंटेंसिटी इज आई एम, इमरजेंट लाइट की इंटेंसिटी आई एम है, पैरेलल पोलराइजर्स हैं, यानी कि दोनों के बीच का एंगल कितना है, दोनों के बीच का जो ट्रांसमिशन एक्सिस का एंगल है वो कितना है, 0 डिग्री, तब जो इमरजेंट लाइट है उसकी इंटेंसिटी आपको आई एम मिल रही है, ठीक है। इफ द एंगल बिटवीन देम इज थीटा डिग्री, अगर इनके बीच एंगल थीटा डिग्री है तो इंटेंसिटी कितनी हो जा रही है, आई एम बाई 2, ठीक है। इस केस में इंटेंसिटी कितनी हो जा रही है, आई एम बाई 2 हो जा रही है, ठीक है। तो पूछ रहा है कि थीटा क्या होगा, ठीक है, थीटा क्या होगा। मान लीजिए, देखिए पहले केस के लिए लगाते हैं, मान लीजिए इंसिडेंट लाइट जो थी उसकी इंटेंसिटी आई नॉट थी, तो आप पहले केस में लगाएंगे आई एम इज इक्वल्स टू आई नॉट बाई 2 कॉस स्क्वायर 0 डिग्री, कॉस 0 की वैल्यू 1, यानी आ जाएगा आई एम इज इक्वल्स टू आई नॉट बाई 2, ठीक है, एक ये आ गया। अब दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा आपका है थीटा डिग्री करने पर जो इंटेंसिटी हो जा रही है इमरजेंट लाइट की वो आई एम बाई 2 हो जा रही है, जरा लिखिए, आ जाएगी आई एम बाई 2 इज इक्वल्स टू आई नॉट बाई 2, आई नॉट बाई 2 कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक। देखिए अब आप इसको डिवाइड कर दीजिए, ठीक है, इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 है, डिवाइड कर दीजिए, ठीक। हम लिखते हैं, देखिए आई एम और आई एम अपॉन आई एम बाई 2 इज इक्वल्स टू आई नॉट बाई 2, आई नॉट बाई 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। इसको जरा सॉल्व करेंगे, देखिए 2 क्या आ जाएगा ऊपर, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 2, ठीक है। या यहाँ से क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 2, ठीक है। रूट लेंगे तो क्या आएगा, कॉस थीटा इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 2,
ठीक, यहाँ क्रूशियल बात यही थी, प्लस माइनस √1/√2 लिखा है, ठीक है, ज़्यादा नीचे नहीं दिख रहा है, क्या आ रहा है, cos थीटा इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 1/√2, ये आपका आंसर आ रहा है। ठीक है, क्या मैच कर रहा है, 1/√2 cos 45 की डिग्री, 45 डिग्री का एंगल होता है, ठीक है, माइनस cos 45 डिग्री लेंगे तो वो भी प्लस होता है, ठीक है, प्लस 1/√2 आएगा। ठीक, अगर आप 135 डिग्री लेंगे तब जाके आपका माइनस 1/√2 आएगा, और माइनस cos 135 लेंगे तब भी आपका माइनस 1/√2 आएगा। ठीक है, इसका मतलब कि आपका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, प्लस माइनस 45 डिग्री एंड प्लस माइनस 135 डिग्री। ठीक है, एक बार और हम आपको क्वाड्रेंट्स में इसको दिखा देते हैं। हाँ मिट गया, खैर आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप तो वीडियो को बैकवर्ड फॉरवर्ड कुछ भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे cos प्लस होता है, सारा प्लस होता है, यहाँ पे भी cos प्लस होता है, इन दो जगह पर cos माइनस होता है, ठीक है, सिर्फ cos के लिए लिख रहे हैं। तो cos 45 डिग्री लिखिए तो वो आएगा प्लस 1/√2, cos ऑफ माइनस 45 लिखिएगा तो वो cos 45 ही होगा, वो भी आएगा प्लस 1/√2। ठीक है, cos ऑफ 135 लिखिएगा तो क्या आएगा, माइनस 1/√2, और माइनस ऑफ cos ऑफ माइनस 135 लिखिएगा तो वो यहाँ आएगा, ठीक है, और उसकी वैल्यू क्या आएगी, माइनस 1/√2। तो इस तरीके से आपके ये ऑप्शन सही होंगे। ठीक, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। पोलराइजेशन में हमने वो सारी चीज़ें कवर कर ली जहाँ से न्यूमेरिकल्स बेसिकली बनते हैं, न्यूमेरिकल इसके अलावा नहीं बनते, कभी कभी आपके उस पे बनते हैं, आपके रोटेटिंग एंगल पे बनते हैं जब आप स्पेसिफिक रोटेशन वाला लेते हैं, ठीक है, उस पे भी कुछ न्यूमेरिकल्स हम करेंगे, कुछ और बेसिक चीज़ें देखेंगे जैसे कैल्साइट क्रिस्टल, स्पेसिफिक रोटेशन, ई रे, ओ रे, ये सारी चीज़ें भी हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए, ऑल द बेस्ट।